नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात इजराइल और हमास की। दोनों के बीच संघर्ष विराम के करीब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। दोनों ओर से बंधकों की रिहाई जारी है। इस बीच दक्षिण से उत्तर की ओर पैदल आते लाखों लोगों का हुजूम भी दिखा। फिलहाल हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम तो अब तक ठीक ठाक ही चल रहा है। फिर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अपने अपने पक्ष में दावे भी बढ़ चढ़ कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह युद्ध विराम जारी रहेगा? 15 महीने तक चली जंग में आखिर कौन जीता, कौन हारा? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। दोनों पूर्व डिप्लोमेट हैं। एक है वीरेन गुप्ता, जो इजराइल में रहे हैं, और दूसरे हैं अनिल त्रिगुनायत, जो पश्चिम एशिया में भी रहे हैं। वीरेन जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि युद्ध विराम कैसा चल रहा है, कैसे देखते हैं सर? 2 हफ्ते अब गुजर चुके हैं। जी हाँ, देखिए अभी तक तो ठीक ही चल रहा है और बंधकों की रिहाई हुई है, उधर से प्रिजनर्स को रिलीज किया गया है। तो ये मल्टी फेज्ड सीज फायर एग्रीमेंट है। तो सबको उम्मीद है, हमको भी उम्मीद है कि अ, उसी तरक्की से आगे बढ़ेगा और सेकेंड और थर्ड फेज में आएगा। और सेकेंड और थर्ड फेज मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है। जो हॉस्टेजेस की रिलीज हो रही है पहले फेज में और जो होती जा रही है अभी, वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस था। और उसके बाद ही इजराइल एग्री करता आगे की चीजों के लिए। लेकिन जो रिकंस्ट्रक्शन है, एड आने के लिए, वहां पैलेस्टीनियंस का वापस जाना, और एक चीज जो है वो फेज में जो सीज फायर में जो कवर नहीं हुई है, इसका बाद में जिक्र करेंगे कि एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल सही। बहुत जरूरी है। उसको भी बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर डॉक्टर अनिल, जो संघर्ष विराम को लेकर जो वायदे किए गए, कमिटमेंट जो किया गया है दोनों पक्ष की ओर से, क्या लगता है वो खरे उतरेंगे? दोनों पक्ष, चाहे हमास इजराइल की बात करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसी वजह से बार बार ये युद्ध होते हैं। और जैसा एम्बेसडर साहब ने कहा कि जब तक पूरे तरह से पैलेस्टीनियन इशू रिजॉल्व नहीं होगा, चाहे भले ही इस वक्त सीज फायर चल जाए थोड़े दिन, लेकिन फिर दोबारा से लड़ाई होगी और ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि 19 तारीख में जो पहले हो गया, 18-19 तारीख में सीज फायर, वो इसलिए हुई क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्ट प्रेशर डाला दोनों के ऊपर, और वो एक प्रेशर के अंदर आकर के हो गया। दूसरी चीज ये है कि हमास का भी काफी डेसिमेट हो गई है उनकी स्ट्रेंथ, तो वो भी चाह रहे हैं उस बात में। अब रहे नेतान्याहू, उनको अल्ट्रा राइटिस्ट ग्रुप है, उसकी अलग डिमांड्स है उनके पास में। प्लस 15 महीने का वॉर किसी भी देश के लिए घातक हो सकता है। कोई आज की डेट में कोई देश 45 दिन से ज्यादा का असला नहीं रखता है। तो अगर अमेरिकन सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो वहां होता रहेगा। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है अभी कि जॉर्डन और इजिप्ट को, जितने भी वहां पैलेस्टीनियंस हैं 1.9 मिलियन, उनको ले लेना चाहिए। और उन्होंने बात भी की है। और उसके विरोध में पूरा अरब वर्ल्ड, कल अरब लीग की मीटिंग खत्म हुई, वहां पर इतना बड़ा फॉरेन मिनिस्टर्स ने सबने कहा कि ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि गाजा एक रियल एस्टेट बन जाएगा। मतलब आप ये सोचिए। और जॉर्डन और मना कर दिया सर। मैं ये कह रहा था कि जॉर्डन और इजिप्ट ने भी मना कर दिया उनको लेने से, कहा कि नहीं वो मना तो करेंगे ही इजिप्ट। देखिए, मैं जॉर्डन में रह चुका हूँ, एम्बेसडर मुझे मालूम है। उनके बाद में 2 मिलियन तो आपके सीरियन बैठे हुए हैं। उससे पहले 60% से 75% तक जो वहाँ की जनता है वो पैलेस्टीनियन ओरिजिन की है। और वहाँ की जो सरकार है, अगर वो उसको करती है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और कोई सोल्यूशन है नहीं किसी तरह का। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट ने अपने एम्बेसडर को बनाया है वहाँ पे, नया एम्बेसडर इसराइल का, यूएस का, और उनका जो यूएन में एम्बेसडर है, दोनों ने क्या कहा कि वेस्ट बैंक को भी मिला लेना चाहिए और ये उनका बिब्लिकल राइट है।
तो पहली बार में आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भले ही वेस्ट एशिया पॉलिसी उनकी एक बड़ी सक्सेसफुल पॉलिसी रही, बिकॉज अब्राहम अकॉर्ड वगैरह हुए, लेकिन जहां तक उनका ये था, उन्होंने ही गोलन हाइट्स को कहा कि ये सॉवरेन पार्ट है इसराइल का, उन्होंने कहा कि जेरूसलम पूरा है और एक एम्बेसी वहां पर शिफ्ट कर दी अपनी। तो आप इन चीजों में जब तक वो चीज अमेरिका ठीक तरह से उस पक्ष को नहीं लेता है दोनों तरफ के, तब तक वहां कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता है। तो टेम्परेरीली जरूर आप देख लीजिएगा कि ये चलता रहेगा, सीज फायर थोड़े दिन चलेगी, बीच में वायलेशंस होंगे, फिर झगड़ा होगा, और ये चलता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाए। एक सर्कुलेट हो रहा है एक मैप आजकल, कल परसों से, जिसको कह रहे हैं कि वो ट्रंप साहब ने, उनका ये प्लान है, और उस प्लान में सब वही चीजें हैं जो कि 1967 का कंप्लीट वायलेशन है। इसका मतलब ये कि वो पूरा सेटलमेंट जितने भी हैं वहां पर 7 लाख 8 लाख लोग वो वहां रहेंगे, जेरूसलम पूरा इनके पास रहेगा, और 78-80% जो पैलेस्टीनियन है टोटल टेरिटरी वो इजराइल के कब्जे में रहेगी। तो इस तरह की सिचुएशन में कोई सोल्यूशन का होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वीरेंद्र जी, जो वहां पर जो अभी बंधक जो रिलीज हो रहे हैं सर, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, या जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें, हमास जो लोगों को छोड़ रहा है, जो बंधकों को छोड़ रहा है, 2 दिन पहले कल है परसों उस जगह छोड़ा जो शनिवार का घर हुआ करता था, जो बंधक आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, कुछ मतलब बुके टाइप के भी कुछ दिया जा रहा है। तो ये क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है हमास की ओर से, अगर देखा जाए तो? देखिए, कोई भी नैरेटिव, जैसे अनिल जी ने बताया, एक फेयर एंड जस्ट सॉल्यूशन चाहिए। टेम्परेरीली रेटरिक्स में सब लोग इंडल्ज करते हैं। इजराइल ये बताएगा कि इजराइल युद्ध को पूरी तरह से जीत गया है और हमास को घुटने के बल कर दिया, एंड दैट इज व्हाई दे हैव एग्रीड। हमास पूछता है कि इजराइल इतना पावरफुल अपने को समझता है, लेकिन हमने इजराइल को मजबूर कर दिया कि हमसे जो वो सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया। तो ये ऐसा युद्ध है, और कोई भी युद्ध में ना तो कोई पूरी तरह से जीतता है, ना ही पूरी तरह से हारता है। और लड़ाई में देखिए, अगर गांव में हम बैठे हैं तो एक बहुत पावरफुल और अमीर आदमी है, वो गरीबों को कुचल सकता है, उनके हाथ पैर तोड़ सकता है, उनको मार सकता है। लेकिन अगर गरीब आदमी के घरों से एक पत्थर आके अमीर आदमी की खिड़की तोड़ देता है तो वो भी डैमेज बहुत ज्यादा है। तो इजराइल में मैं रहा था, और इजराइल में बात ये होती थी कि हमारे चारों तरफ ये लोग हैं, लेकिन क्या हम इस टेंशन से गुजरे? वहां जो इजराइल में भी हम जैसे ही लोग बाग हैं, वो लोग इस बात से खुश नहीं होते कि वो सीज मेंटालिटी में रह रहे हैं और उनके बच्चे जो है वो लड़ाई के फ्रंटियर में पोस्टेड हैं, कोई की मौत हो जाती है। तो वो समृद्धि शान है, उनकी समृद्धि है, अच्छी हालत में पहुंच गए हैं, डेवलपमेंट है, लेकिन एक इस तरह की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उनके पास लटकी हुई है। तो उस सिचुएशन में वो भी शांति बहाली चाहते हैं, और अगर पैलेस्टीनियंस की तरफ से थोड़ी बहुत भी परेशानी उनके लिए रहेगी तो वो उनकी शांति में विघ्न पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, दोनों तरफ से परेशानी की बात क्या है कि पैलेस्टीनियंस का एजेंडा पूरी तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, हमास और हमास जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने उसको घेर लिया है पूरा। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इजराइल में भी जो एजेंडा है वो एक्सट्रीमिस्ट के पास चला गया है। नेतन्याहू एक कोई एक्सट्रीमिस्ट से कम नहीं है। तो दोनों तरफ से जो एक कहते हैं ना सेन वॉइसेस, मैच्योर प्रैग्मेटिक वॉइसेस, जो कि मैंने देखी थी जब मैं इजराइल में एम्बेसी खोली थी, उस वक्त में इधर से यासिर अराफात और ओरिएंट हाउस में जो पैलेस्टीनियन लीडरशिप थी, वो बड़े संजीदे किस्म के लोग बाग थे, और इजराइल में प्राइम मिनिस्टर रबीन और शिमोन पेरेस थे। तो अब उन लोगों से हटके दोनों तरफ जो लीडरशिप है वो रेडिकलाइज्ड हो गई है, और जब तक जो है ये रेडिकलाइज्ड लीडरशिप रहेगी और छोटे मोटे शॉर्ट टर्म के गेन्स देखते रहेंगे तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात जो अनिल जी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी तरफ से
एक ऐसा प्रपोजल बना रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस को ले लिया जाए, वो तो चलेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस की बात कर रहे हैं जो गाजा में हैं। कोई भी देश उनको लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अमेरिका को अपनी पोजीशन को समझना चाहिए कि एक अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री है जो कि इन दोनों की पार्टीज में बीच में बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है। तो इन लोगों को साथ में लाना पड़ेगा, और ऐसा ही ताकतवर देश कर सकता है जो अमेरिका है। बट अगर अमेरिका ही एक पार्टिसन अप्रोच लेगा, एक तरफी बात करेगा, तो बहुत दुख की बात है। तो हमारा ये सोल्यूशन निकलने में बहुत देर हो जाएगी, और जितनी देर होगी उतनी ही ट्रेजिडी बढ़ती जाएगी। लेकिन सर ये तो एक अनिल जी, तो मानवीय त्रासदी वाली बात है। अभी 2-4 दिन पहले टेलीविजन पर तस्वीर देखने को मिली कि लड़ाई जो खत्म हुआ या युद्ध विराम जो हुआ है, उसके बाद वो दक्षिण से उत्तर के लोग एक हजारों रेला, जिसको हुजूम जिसको कह सकते हैं, लाखों लोग पैदल चले आ रहे हैं, कोई सर पर सामान ले रहे हैं, छोटे बच्चे, महिलाएं चली आ रही है। तो आखिर उनका क्या कसूर था सर? जो मतलब लाखों लोग, 47,000 फिलिस्तीन मारे गए। ठीक है, हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई होता है, युद्ध होता है, लेकिन इनके लोग जो अपने घर, लाखों लोगों को घर द्वार छोड़ के जाना पड़ा। देखिए राजीव जी, ये छोटी सी टेरिटरी है, 380 स्क्वायर किलोमीटर की टोटल, और उसके ऊपर कारपेट बॉम्बिंग पिछले 15 महीने से लगातार हो रही है। तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए, और इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग है। मतलब जो मैं समझता हूं कि इजरायली सरकार ने जो उनको अक्टूबर 7 में टेरर अटैक हुए उनके ऊपर, उसके बदले में, और वो एक बहुत, मैं समझता हूं उनके लिए एक ह्यूमिलिएशन का मूवमेंट था, मोर इम्पोर्टेंट देन दी हॉस्टेजेस। या जो देखिए, सबसे बड़ी आर्मी, सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस, मोस्ट पावरफुल इन द रीजन, उसके अंदर अगर ये मिलिशिया इस टाइप के जाकर के अंदर 30 किलोमीटर तक चले जाते हैं, 1200 लोगों को मार देते हैं, 250 लोगों को हॉस्टेज उठा लेते हैं, तो उससे बड़ा उनके लिए और ह्यूमिलेशन नहीं हो सकता। उस ह्यूमिलेशन से निपटने का जो उन्होंने तरकीब सोची है वो ये है कि भाई जितनों को मार सकते हैं मारते जाओ। तो उन्होंने हजारों लोग मार दिए इसमें, आपने देखा 48,000 समथिंग। ये जो फिगर जनरली यूएन वाले और दुनिया उसको विश्वास करती है, इजरायली नहीं मानते। वो कहते हैं उसमें 40,000 तो फाइटर्स हैं। तो जो भी हो, बट वो बच्चे और औरतें सबसे ज्यादा उसमें हो। दूसरी चीज, वहाँ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को बिल्कुल बंद कर दिया गया पूरी तरह से, तो स्टारवेशन बिकेम ए वेपन ना। ये सारी चीज होने के बाद में, और इसको पूरा प्रूव किया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं। तो ये सब चीज प्रूव हो गई। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वॉर में कैजुअलिटीज होती है, बट लिमिटेड नंबर ऑफ कैजुअलिटीज होती है, आप पूरा ब्लाइंडली जाकर के नहीं खत्म कर सकते सब। उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में आप जो देख रहे हैं कि पिछले 15 महीने में जो नोटिस किया आपने कि बड़ी पावर्स तो है ही है, रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, ये तो घुस जाते हैं जहां पे जो मर्जी करें, दे आर सुपर पावर्स, दे कैन गो गेट अवे। आज के डेट में मिडिल पावर्स भी इंटरनेशनल लॉ रूल्स के कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट डिफाइंस। तो उनको कोई कुछ भी कर लीजिए, और वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनके पीछे अमेरिका है, और अमेरिका के रीजन सब जानते ही हैं कि क्यों है। नहीं तो अगर अमेरिका मान लीजिए एक हफ्ते के लिए भी अगर असला करते, अम्यूनिशंस, तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते वो बिल्कुल। तो इस चीज को कोई चाहता नहीं है कि वहां पर अच्छा, अरब कंट्रीज जो है वो चुपचाप रहे। मुझसे बहुत पूछते हैं अरब वाले के साथ, इंडिया क्या कर रहा है? मैंने कहा इंडिया तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आप ये सोचिए कि अरबी लोगों ने क्या है, क्योंकि वो हिजबुल्ला, हूथी और हमास, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, वो खुश है इस बात से कि इन तीनों का खात्मा हो रहा है, जितना कम से कम हो जाए, तो ताकि ये ईरान की पावर में कमी आए। तो उनके कैलकुलेशन वो दूसरी वाली है, पैलेस्टीनियन की सेवा नहीं है। लेकिन अब आज की डेट में जो है, इस वॉर 15 महीने के अंदर में पैलेस्टीनियन इशू फिर से एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट इशू हो गया है अरब वर्ल्ड के अंदर, और वो हम सब लोग देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज करने वाला था रिलेशंस इजराइल के साथ में, अब वो पीछे चला गया बैक बर्नर में। आज की डेट में सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा चैंपियन फिर से बन गया, और उसने एक एग्रीमेंट किया है कि अलायंस फॉर द कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो वो एक्सट्रीम पोजीशन इस वक्त ले लिया है उन्होंने उसके बारे में। तो ये जो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो भी एडवाइजर्स हैं, पहली बार उनका एडवाइजर जारेद कुशनर था, जो जानता था भाई अच्छी तरह से रीजन को पहचानता था, समझता था। इस बार उनके पास में विटकॉफ है, जो एक रियल एस्टेट के मुगल हैं, और आपके पास रोबियो हैं,
तो अगर हॉकिश मेंटालिटी रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रंप का मानना, और मैं समझता हूँ कि ठीक ही है, कि वो एक बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शन में विश्वास करता है, तो वो वॉर नहीं चाहते। लेकिन इस वॉर को कैसे रोकेंगे देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 फरवरी को नेतन्याहू को शाबाशी देने के लिए वो बुला रहे हैं वहां पर वाशिंगटन डीसी में, तो देखा जाएगा कि इसके बाद क्या होता है। अच्छा वीरेंद्र जी, इस जो समझौता हुआ हमास और इजराइल के बीच में, इसकी अगर कहते गारंटी जिसको कह सकते हैं इजिप्ट और कतर ने लिया है, तो क्या लगता है कि इजराइल जो है समझौते को मानेगा, युद्ध विराम को? क्योंकि लेबनान के साथ समझौता हुआ, वहां से अभी तक इजरायली सेना हटा नहीं, जबकि हट जाना चाहिए था। तो यहां से क्या गाजा से इजरायली सेना वापस आएगी? देखिए, जो एग्रीमेंट में है कि जी। शुरुआत में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में रहेंगे, देखिए जो जो गारंटीज हैं इतना फ्रेजाइल है, इतना फिकल है कि कहीं भी छोटी सी चिंगारी होने से वो एग्रीमेंट गड़बड़ हो सकता है। तो मान लीजिए ये गड़बड़ हो जाए और फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तो मैं उसको इतना चिंताजनक चीज नहीं समझता हूँ। सबसे जरूरी बात यह है कि जो बड़ी ताकतें हैं, जिन ताकतों का इन दोनों पार्टीज पे इन्फ्लुएंस चलता है, उनको एक नॉन पार्टिसन ऑब्जेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेनी पड़ेगी। अब आप इसका फर्ज करें कि जब अक्टूबर अटैक हुआ, उसके कुछ दिनों बाद लगने लगा कि भाई बहुत तबाही हो रही है, 10,000, 20,000, 30,000 लोग गाजा में मारे जा चुके थे। तो सब लोगों की अपील ये थी कि सीज फायर होना चाहिए, इसराइल को बम्बार्डमेंट बंद करो, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि किसी भी बड़े इस्लामिक कंट्री ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हॉस्टेजेस को वापस करो। तो इसराइल की तरफ से, दोनों तरफ से गलतियां हैं, कोई भी एक तरफ से गलती नहीं होती है। जो पैलेस्टीनियंस ने अटैक करके और 1200 लोगों को मार दिया और 250-300 लोगों को बंधक बना के ले गए, ये एक इंतहा है टेररिस्ट एक्टिविटी की, और उसको दुनिया में किसी भी कंट्री ने, हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा उसको नकारा, कंडेम किया, कोई भी नहीं। उसके बाद इसराइल ने डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स करके 40,000 से भी ऊपर लोगों को मार डाला। तो उसमें जो आवाजें आती रही कि भाई सीज फायर करो, सही बात है, सीज फायर करो, लेकिन सीज फायर के साथ में क्या सऊदी अरेबिया और जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज थे, उन्होंने एक बार भी ये बोला कि जो इसराइल के बंधक हॉस्टेजेस लिए गए हैं उनको रिलीज करें? तो मैं समझता हूं कि जब तक कि कंट्रीज एक अपनी शॉर्ट टर्म टैक्टिकल गेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये बात बहुत उलझी हुई है और पिछले कितने सालों से चल रही है, पिछले 60-70 सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ब्रॉड माइंडेड अप्रोच लेनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि जब तक ये प्रॉब्लम है तब तक इस्लामिक टेररिज्म की भी प्रॉब्लम है, तब तक आपको भी अटैक होता रहेगा। अमेरिका खुद जो है वो इन चीजों से प्रभावित हो सकता है, हुआ है पास्ट में। सबसे बड़ा अमेरिका पे अटैक इसी वजह से हुआ ना। तो अमेरिका को एक नॉन पार्टिसन, एक ऑब्जेक्टिव, अनिल जी ने जिस बात का जिक्र किया, 2 स्टेट सोल्यूशन एक यूनिवर्सली एग्रीड आइडिया है। इजरायली लीडर्स ने भी एक्सेप्ट किया था। प्राइम मिनिस्टर रबीन ने, जिस वक्त में पीस प्रोसेस चल रहा था तेजी पे, उस वक्त उन्होंने पब्लिकली इसको एक्सेप्ट किया था कि 2 स्टेट होना चाहिए। फिर वो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, तो जो पैलेस्टीनियंस को स्टेट देंगे उसमें कटौती होती जा रही है। और अब ये सोल्यूशन, ये बात आ गई है कि सिर्फ गाजा लेके चले जाओ, वेस्ट बैंक को हम टोटल एनेक्स कर देंगे, तो जेरूसलम नहीं देंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ तो एक रिस्पेक्टेबल सोल्यूशन दीजिए ना उनको। आपने गाजा को पर जो है वो चढ़ जाएंगे। तो जब तक ये होगा, देखिए, कोई मिलिट्री विक्ट्री से नहीं बताया जा सकता है कि आपने जो है हमास की पूरी लीडरशिप को डेसिमेट कर दिया, कोई बात नहीं। तो जो बचे हुए लोग बाग हैं वहां पे, 1.9 मिलियन तो बचे हुए हैं ना, उनमें से नेता लोग खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम है जिस वक्त में इंतफादा था, जिस वक्त में मारे जा रहे थे लोग बाग, एक माँ का बेटा जो है जो उसमें शहीद हो जाता थी, 1
वो एक जलसा निकलता था और उसमें वो कहती थी कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी इसी के लिए, लड़ाई के लिए तैयार कर रही हूं। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे फाइट कर सकते हैं? आपके पास बहुत असले हैं, बहुत इंतजामात हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि आपकी जनता, आपके घर की माएं और बाप, वो सब लोग 5 किलोमीटर की टेरिटरी नहीं चाहिए उनको चाहिए शांति। और शांति तभी आएगी जबकि पैलेस्टीनियंस को एक रिस्पेक्टेबल, ऑब्जेक्टिव, फेयर, जस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। उसके कॉन्टूर्स बहुत आसान है, उनको इंडिपेंडेंस दीजिए और उनको अपने आप अपना काम करने दीजिए, और उनपे जो है अननेसेसरी जवाब। लेकिन इजराइल जो है वो सिक्योरिटी के लिए, कोई भी नहीं इस बात को नकारता है कि इजराइल का भी एक हक बनता है, एक उनका राइट है टू रिमेन इन सिक्योर बाउंड्री। तो वो अगर उनको पास थ्रेट आती है तो वो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू टेक रिक्विजिट एक्शन। तो पैलेस्टीनियंस भी उकसाते हैं ना, दोनों तरफ से ऐसा चल रहा है कि एक उकसाता है एक मारता है, एक उकसाता है एक मारता है, इसमें किसी की जीत नहीं होगी। और ये जो है लड़ाई झगड़े, ये इस एरिया में ही नहीं है, ये हम सब लोगों पे इसका असर पड़ता है, लेकिन दुनिया भर में असर पड़ता है इसका। लेकिन अनिल जी, अगर फिलिस्तीन की अगर बात करें तो दोनों जगह अलग अलग रूल कर रहा है। एक जो वेस्ट बैंक के इलाका है वहां फतेह पार्टी अलग उनकी सोच है, यहाँ जो गजा का अलग सोच है। यहाँ कहा ये भी जा रहा है कि ये जो क्या कहते हैं हमास जो है, हमास अब एग्जिस्ट नहीं करेगा या ऐसे नहीं चलेगा, रूल किसी और को देना होगा। तो कैसे होगा? मतलब एक ये बहुत सारे सोल्यूशन है। हमास कोई बाहर से नहीं आ गया, वो सब पैलेस्टीनियन लोग हैं, ठीक है। और अगर आप जब देखें कि 1987 में जब ये बने थे और उसके बाद से हमास को सपोर्ट करने में, एम्बेसडर साहब वहां पे रह चुके हैं, जानते हैं, मैं जॉर्डन में था, मैं वहां से भी सबको जानता हूँ। आप सोचिए वो सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि पैलेस्टीनियन मूवमेंट एक यूनिफाइड ना रहे, फतेह के खिलाफ में कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाए। उसके बाद जब इलेक्शन हुए 2006 में, जब गाजा से निकल गए ये लोग इजरायली, तो इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में हमास वहां जीत गया। और अगर आज की डेट में भी आप इलेक्शन करवा दें तो भले ही उनके लीडर्स नहीं रहे काफी सारे, लेकिन आज भी हमास जो है अगर प्रॉपर इलेक्शन होगा तो जीत जाएगा, और वो वेस्ट बैंक में भी जीत जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि एक तरह से इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां पे जरूरी है। और हमास को भी ये कहना पड़ेगा कि इजराइल का राइट टू एग्जिस्ट है, हम उनके खिलाफ नहीं करेंगे, तभी आगे बात बढ़ सकती है। अभी क्या है कि, और आप ये देख लीजिए कि हमास को बढ़ाने में, प्रोटेक्ट करने में, सस्टेन करने में एक बहुत बड़ा हाथ नेतन्याहू का है अब तक। ये ऐसी पहली बार नहीं हो रहा है। तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इजराइल का मीडिया कहता है, दुनिया जानती है इस बात को। तो वो चीज को अब उनको नकार दिया है उन्होंने। तो लेकिन अब कह रहे हैं हमें इसे डिस्ट्रॉय करना है। जैसे कि सार्कोजी जो थे, मैं एम्बेसडर था लिबिया में, तो सार्कोजी का मेन रीजन जो लड़ाई करने का था वहां पर गद्दाफी के खिलाफ, वो ये था कि उन्होंने 80 मिलियन यूरो उनसे ले लिए रिश्वत में, और अब उनको लग गया कि यार मेरा इलेक्शन में बात हो जाएगी तो बॉम्ब करके इसको खत्म करो किसी तरह से। वही चीज यहाँ पर हो रही है एग्जैक्टली। जो नेतन्याहू है, पहले इन्होंने उसको बढ़ाया चढ़ाया, फिर वो भस्मासुर बन गया, तो अब वो उसको खत्म करने के चक्कर में, और ये आइडियोलॉजी है, ये आदमी नहीं है। तो आइडियोलॉजी इस तरह खत्म नहीं होती है। और जैसा एम्बेसडर साहब ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि जब तक पैलेस्टीन इशू रिजॉल्व नहीं होगा, एक रिस्पेक्टेबल सोल्यूशन नहीं होगा जो रीजनेबल हो, सबको एक्सेप्टेबल हो, तब तक बड़ा मुश्किल है कि किसी तरह की भी शांति इस रीजन के अंदर आ सकती है। चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इजराइल हमास से जुड़े मुद्दों को इतने बेहतर तरीके से समझाने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार।